हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले। अभी हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से अभी अपन ने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड चैप्टर की अपनी 2-3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोग ने वो क्लासेस नहीं देखी तो चैनल पर जा के एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने उसकी सारी प्ले लिस्ट आप लोग के लिए बना दी है, तो वहाँ पर आप लोग को जो भी क्लासेस अपनी हुई तो वहाँ पे आप लोग को सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें अपनी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। और मैं आप लोग को एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो आप लोग का नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज भी अपन लोग जीव जगत का वर्गीकरण सेकेंड चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले। आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से पहले एक बार एनसीईआरटी रीड करके आइए और यहाँ पे आगे प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आप लोग को एक अच्छा एनालाइज हो जाएगा कि आप लोग की कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, कितने अच्छे से आपने इस चैप्टर को कर लिया है। तो आप लोग पहले थ्योरी पढ़ के आइएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने एमसीक्यूज अपन आज कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण है उनकी। एंजियोस्पर्म की स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण क्या है उनकी, बताना है आप लोग को। विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति, अत्यधिक बीज उत्पन्न करने का गुण, स्वपरागण की प्रकृति, मानव द्वारा घरेलूकरण। तो आप लोग को बताना है क्या, एंजियोस्पर्म की स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण क्या है उनका मुख्य कारण आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, क्या, विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति जो है एंजियोस्पर्म की स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप जीवन में विविधता उत्पन्न हुई। पादप जीवन में विविधता उत्पन्न हुई। पादप जीवन में विविधता किसके कारण उत्पन्न हुई आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दिया क्या, विकासी परिवर्तन के लंबे समय के कारण, आकस्मिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण, या पृथ्वी पर अचानक क्या दिया हुआ है, पृथ्वी पर अचानक, यही ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन दिया क्या, बीज के परिक्षेपण द्वारा। तो आप लोग को बताना है क्या, पादप जीवन में विविधता उत्पन्न किसके कारण हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, क्या, विकासी परिवर्तन के लंबे समय के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है क्या, विकासी परिवर्तन के लंबे समय के कारण, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, पादप जीवन में विविधता किसके कारण उत्पन्न हुई थी, तो विकासी परिवर्तन के लंबे समय के कारण, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है। निम्न में से पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा आप लोग को बताना है। स्वपोषी है, यूकैरियोटिक कोशिका संरचना है, या सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति, या ऑक्सी श्वसन हो जाएगा। तो आप लोग को बताना है क्या, पौधे को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है। पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है आप लोग का, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन दिए हुए हैं आप लोग को, तो बताना है कथन एक सही है, या कथन दो सही है, या कथन एक कथन दो की व्याख्या करता है नहीं करता है, ये आप लोग को बताना है। तो पहला कथन क्या दिया हुआ है आप लोग का, वायरस जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय क्रिस्टल संरचना है। तो ये आप लोग को बताना है सही है या गलत है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वायराइड में एक सुस्पष्ट प्रोटीन आवरण होता है। ये आप लोग को बताना है ये दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या कथन एक सही है और कथन दो कथन एक की सही से व्याख्या नहीं करता है। अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता हो तो आप लोग पहले कमेंट करिएगा, उसके बाद इसका आंसर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोग पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर आप लोग ने थ्योरी पढ़ के इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप लोग का पता चल जाएगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, वायरस जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय क्रिस्टल के रूप में होता है। तो ये कथन जो है आप लोग का गलत है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, वायराइड में एक सुस्पष्ट प्रोटीन आवरण होता है। तो ये कथन भी आप लोग का बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों ही आप लोग के यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन मतलब एक कथन सही दिया हुआ या दूसरा कथन सही दिया हुआ, इस टाइप से आप लोग से ऐसा लगता है आप लोग को कि दोनों कथन सही दिए या दोनों में से एक सही दिया है। तो कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन पढ़िए, लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन टिक कीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर टिक कीजिएगा। चलिए इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जल्दी ही आप लोग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री सभी की क्लासेस में आप लोग लेके आने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गलत कथन को चुनना है आपको, यहाँ पे बताना है कि इनमें से चारों कथन में से कौन से कथन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है, अधिकांश पादप वायरस आरएनए वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफोज में डीएनए dsDNA होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया, वायरस जो एक आर्थ्रोपोडा को वाहक के रूप में धारण करता है। ऑर्बो वायरस कहलाता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रियोन्स में केवल न्यूक्लियोइड होता है जो कोई प्रोटीन नहीं है। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही, कौन सा यहाँ पे आप लोग को बताना है कि गलत दिया हुआ है। अधिकांश पादप वायरस आरएनए होते हैं, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। अधिकांश पादप वायरस आरएनए ही होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज में dsDNA होता है, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। वायरस जो एक आर्थ्रोपोडा को वाहक वेक्टर के रूप में धारण करता है ऑर्बो वायरस कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग का करेक्ट दिया हुआ है। लेकिन प्रियोन्स के बारे में क्या बोला गया है, प्रियोन्स में केवल न्यूक्लियोइड होता है, कोई प्रोटीन नहीं होती। तो ये कथन आप लोग का गलत है क्योंकि प्रियोन्स में प्रोटीन भी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का यहाँ पे गलत दिया होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को गलत कथन चुनना था ना, गलत कथन यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वायरस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन आप लोग को दिए हैं, तो कितने कथन आप लोग को बताना है। 1 सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही होते हैं, चारों भी क्वेश्चन आप लोग के जो आप ऑप्शन दिए चारों सही हो सकते हैं। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा आप लोग को सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। इसका मैं आप लोग का आंसर देखने वाली हूँ, तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोग के कमेंट देखने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कीजिएगा पहले। चलिए तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये कोशिकीय संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं। इनका कल्चर माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है। आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, लेकिन दोनों कभी नहीं होते। इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ, वायरसों के बारे में आप लोग को बताना है क्या, ये कोशिकीय संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं। तो ये आप लोग का गलत है, करेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। इनका कल्चर माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है। वायरसों का आप लोग का कल्चर माध्यम में संवर्धन नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या दिया है, आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, लेकिन दोनों कभी नहीं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग थ्योरी पढ़ा होगा, तो ये आप लोग को लाइन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, आपने मिला होगा एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है। आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों कभी नहीं होते, ठीक है, वायरसों में। और इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, थर्ड और फोर्थ आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मान के चलो। यहाँ पे सी में आप लोग का ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। कौन से सही हैं आप लोग के वायरसों के बारे में, तीसरा और चौथा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेमेल जोड़ी को चुनना है आप लोग को, ठीक है। बेमेल जोड़ी को आप लोग को चुनना है। क्या दिया हुआ है, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण
डायनर प्रियोंस लुई पॉस्चर ने रेबिस का टीका खोज की थी, या डब्ल्यू स्टैनले ने वायरसों का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है वैज्ञानिकों ने किसकी खोज कैसे किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बेमेल आप लोग को चुनना है। तो क्या एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण, हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है। डायनर ने प्रियोंस की खोज नहीं की थी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद क्या है, लुई पास्चर रेबिस का टीका, ये बिल्कुल करेक्ट है। डब्ल्यू स्टेनले ने वायरसों का संक्रमण क्रिस्टलीकृत किया था, तो ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रियोंस की खोज आप लोग का किसने किया था, प्रूजीनर ने किया था। प्रूजीनर ने किया था, किसने किया था, प्रियोंस की खोज आप लोग का प्रूजीनर ने किया था 1983 में। ठीक है, तो प्रियोंस की खोज किसने किया था, प्रूजीनर ने किया था। कब किया था, 1983 में आप लोग का प्रियोंस की खोज की थी। और प्रियोंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप लोग सुन लीजिए। प्रियोंस क्या होते हैं, उच्च प्रतिरोधी वाले ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रियोंस क्या होते हैं, उच्च प्रतिरोधी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि प्रियोंस क्या होते हैं। तो प्रियोंस क्या होते हैं, उच्च प्रतिरोधी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, बेमेल क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरियंस के बारे में आप लोग को बताना है कि क्या आप लोग का यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल है, एंटीवायरल एजेंट है, या वायरस की प्रोटीन है, या होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को जल्दी से बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, विरियंस क्या है आप लोग का, होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस है। क्या है, होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस है। क्या है विरियंस, होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आप लोग को गलत युग्म बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है। पहला क्या दिया है, लुई पास्चर वैक्सीन शब्द दिया था, बेजेनरिक ने कंजिटिम वाइनम फ्लूइड कहा था, इवानोविस्की ने रेट्रोवायरस खोजा था, तो स्टेनले ने आप लोग का टीएमवी को क्रिस्टलीकृत किया था। क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवानोविस्की ने रेट्रोवायरस की खोज नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का इवानोविस्की ने किस पे काम किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस पे, मतलब जो रोग होता है उसके बारे में उन्होंने काम किया था इवानोविस्की ने। और रेट्रोवायरस की खोज किसने की थी आप लोग का, टेमिन और बाल्टीमोर ने आप लोग का जो है रेट्रोवायरस की खोज की थी। तो ये आप लोग को याद रखना है कि रेट्रोवायरस की खोज किसने की थी, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। कब की थी, 1972 में आप लोग का इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी, रेट्रोवायरस की खोज आप लोग का टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1972 में इसकी खोज की थी। और इवानोविस्की ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था आप लोग का टोबैको मोज़ेक जो रोग होता है उसका पार्सिलिन फिल्टर से गुजारा था। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। ठीक है, रेट्रोवायरस की खोज किसने की थी, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1972 में इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत योग में यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी आप लोग को पता होगा, ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। ये गलत कथन बोला तो आप लोग को यहाँ से देखना है कि आप लोग के राइट कथन कौन से, ये नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ तो उसमें देखो, पहला क्या दिया है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, वैक्सीन शब्द दिया था। बेजेनरिक ने क्या किया था, कंजिटिम वाइनम फ्लूइड की खोज की थी। अब ये गलत है तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो बता ही रही हूँ कि क्या करेक्ट होने वाला है। तो इसके बारे में जो गलत है उसकी एक्सप्लेनेशन सुनो कि क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, उसको करेक्ट करो, उसको भी नोट डाउन करो कि हाँ ये इसका राइट आंसर होगा या करेक्ट होगा। उसके बाद आप लोग आगे पढ़ाई करो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, स्टेनले ने
TMV को क्रिस्टलीकृत किया था। तो आप लोग को करेक्ट कथन भी यहाँ पे लिखते हुए चलना है कि करेक्ट कथन क्या होगा। जैसे कि लुई पास्चर ने वैक्सीन शब्द दिया था, तो एक क्वेश्चन बन सकता है वैक्सीन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन में 4 वैज्ञानिक दे देगा, लुई पास्चर, बेजेंड्रिक, इवानोव्स्की, स्टेनले। तो आप लोग को पता रहेगा क्या लुई पास्चर खोज शब्द किसने दिया था, लुई पास्चर ने दिया था। तो इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, तब आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा। आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये अगर आप लोग ने बनाना सीख गया तो आप लोग का सिलेक्शन 100% है। आप लोग कहीं भी किसी भी स्टेट से BSc नर्सिंग कर रहे हो, MP PNST हो, CG BSc नर्सिंग हो, एम्स हो, या कहीं से भी आप लोग BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया, ये ट्रिक अपना लिया, तो आप लोग 100% आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। आप लोग का प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए आप लोग कहीं से भी हो, कहीं कोई भी स्टेट से हो, MP वाले बच्चों के लिए खासकर है, MP वाले बच्चे हो गए, CG वाले हो गए, या एम्स के एग्ज़ाम होते हैं BSc नर्सिंग के आप लोग के, और अदर स्टेट के होते हैं। मैं तो 2-3 स्टेट के ही आप लोग का बता रही। अगर आप लोग कोई भी स्टेट से हो, BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो इससे आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आप लोग क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है उनको समझते हुए लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस युग्म को पहचानें जिसमें वायरस रोग निहित होता है। उस युग्म को पहचानना जिसमें वायरस का रोग निहित होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मम्प्स एवं स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एवं इन्फ्लुएंजा, निमोनिया एवं सिफिलिस एवं भी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का 87 का आप लोग का राइट आंसर रहेगा क्या, उस युग्म को पहचाना जो वायरस रोग निहित का था, वायरस वाले रोग बताना है आप लोग का। तो हर्पीस और इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, निमोनिया एवं सिफिलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का अभी अपन लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये कौन से, इसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो आप लोग का क्लास 12th का चैप्टर है, उसमें भी आप लोग का इसके बारे में आप लोग को फुल डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि वायरस रोग कौन से होते हैं, और आप लोग का और भी जो रोग होते हैं ना, प्रोटोजोअन्स रोग कौन कौन से होते हैं। तो ये वाले आप लोग को वहाँ पे सारे रोग मिल जाएंगे कि किससे क्या रोग होता है। तो ये चीज़ें आप लोग रिलेट करके पढ़िए कि किस चैप्टर का कहाँ पे कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। आज अपन ने बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास अपन लोग यहीं तक रखते हैं। और आप लोग को कोई भी डाउट आता है, किसी भी चीज़ से आप लोग को कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।